टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अगर किसी काम की शुरुआत सही हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आधा काम पूरा हो गया। परीक्षाओं की भी रणनीति यही है, अगर शुरुआत सही हो जाए तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी आधी तैयारी हो चुकी है। हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि बहुत बड़े सिलेबस में आखिर किसे पढ़ना है, किसे बार बार पढ़ना है और किसे इग्नोर करना है, ये पता होना चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान के पहले पोर्शन इतिहास को। आप देखेंगे कि इसका सिलेबस काफी वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है और आमतौर पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा रिवीजन मायने रखता है, ये चीज हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जो भी चीज आप पढ़ें ये जरूर कोशिश करें कि वो रिवाइज हो पाए। अगर आप रिट के सिलेबस को देखेंगे सामाजिक अध्ययन के, तो आप पाएंगे कि इसके इतिहास का जो सिलेबस है वो 5 खंडों में बटा हुआ है। उसमें से पहला खंड जो है वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज को दर्शाता है। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, तत्कालीन भारतीय समाज है, परिवार, विवाह, उस समय के सामाजिक स्थिति, ग्राम्य जीवन, शहरीकरण, ये तमाम चीजें। आपके सिलेबस के अंदर एक नई चीज और है, उसे कहते हैं लैंगिक संवेदनशीलता। तो इतने बड़ी वास्ट और बड़े सिलेबस को हम किस तरह से कवर करें? याद रखिए, जो चीज आपको बताई जा रही है वो बिल्कुल प्रमाणिक है। आप चाहें तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद किसी भी, मैं रिपीट कर देता हूं, किसी भी परीक्षा के पेपर को आप उठाकर देखिएगा, ये बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो आइए हम देखते हैं कि परीक्षाओं में प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, क्या चीजें पूछी जाती है। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इतिहास आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और आपके सारे प्रश्न इसके अंदर सही जाएंगे। जब आप सिंधु सभ्यता को देखेंगे तो हमें क्या क्या जानकारियां रखनी है वो आप समझें। सबसे पहले ये जो सभ्यता है इसकी खोजबीन किसने की, कब की, ये जानकारी आपको सिंधु सभ्यता के प्रत्येक स्थल के बारे में होनी चाहिए। इसके अलावा जो बड़े बड़े स्थल हैं, जो प्रसिद्ध स्थल हैं, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। खास तौर से राजस्थान के अंदर जो सिंधु सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं उस पर विशेष आपको जोर देना है, जैसे कालीबंगा। फिर आप आगे जाएं, इस सभ्यता की जानकारी हमें जो मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है और साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। तो हमें भी पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों की जानकारी रखनी है जिनमें सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया है, यही पूछा जाता है परीक्षा में। इसके अलावा कोई विशेष यदि स्थान है, जैसे सिंधु सभ्यता में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आमतौर पर जो नगर बसे हैं वो इस तरह से बसे हैं कि चारों तरफ परकोटा होता है, बीच में शहर होता है, नालियों की व्यवस्था है। आमतौर पर ये जो शहर है ये नदियों के किनारे हैं, लेकिन आपवादिक रूप में भी कुछ स्थल हैं। ऐसे स्थल है जो नदियों के किनारे नहीं बसे हुए हैं, किसी ऊंची चोटी पर बसे हुए हैं, सपाट मैदान में नहीं है। तो वो आपवादिक स्थितियां आपको ध्यान रखनी होगी। फिर आप आगे आ जाइए, वैदिक संस्कृति। यहां भी आपको उसी नियम का पालन करना है कि वैदिक संस्कृति की जानकारी देने वाले साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है, क्या क्या मान्यताएं हैं और इस संस्कृति और वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। साथ ही साथ आपको विभिन्न मत भी ध्यान रखने हैं। जब आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे भारतीय समाज को, तो आपको तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में जो जानकारियां चाहिए वो है परिवार किस तरह के होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी या न्यूक्लियर फैमिली होती थी, पारिवारिक संरचना किस तरह से होती थी, परिवार का मुखिया किसे माना जाता था, और ये समस्त जानकारियां किन स्रोतों से मिल रही है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। विवाह के वो 8 प्रकार कौन से हैं जिनका वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है, उन 8 प्रकारों का आपको पता होना चाहिए, उनके नाम ध्यान होने चाहिए, उन विवाहों की प्रकृति ध्यान होनी चाहिए। ग्रामीण जीवन उस समय में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलती थी। क्या उस समय लेन देन की कोई इकाई प्रचलन में थी? यदि कोई इकाई प्रचलन में थी तो वो इकाई क्या थी, किस तरह से लेन देन होता था। इन बेसिक चीजों पर आपको ध्यान रखना है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये तमाम बेसिक चीजें आपको 6ठी से 10वीं तक की किताबों में मिल जाएगी, आपको किसी एडिशनल सोर्स की जरूरत नहीं है। फिर इसमें थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता और फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच आने वाले बदलावों पर गौर करें।
उन चीजों पर गौर करें जो उत्तर वैदिक काल में हुई हैं लेकिन वैदिक काल में नहीं थी। इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक लैंगिक संवेदनशीलता जो आपके टॉपिक में डाला, इस सिलेबस में डाला है, नए सिलेबस में, वहां आपको यह ध्यान रखना है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को किस तरह देखा गया है, किस तरह से उन्हें समाज में स्थान दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि पत्नी की मौजूदगी के बिना यज्ञ भी संपन्न नहीं हो पाते थे। गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी माना गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। बेसिक लेकिन गहन जानकारी इसी को कहते हैं। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फिर मौर्य साम्राज्य आता है, गुप्त काल आता है और फिर गुप्तोत्तर काल आता है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ के राजनीतिक इतिहास की अल्प जानकारी रखनी है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको समस्त मौर्य शासकों और समस्त गुप्त शासकों के बारे में पता हो। परीक्षा आपसे ये अपेक्षा करती है कि जो प्रधान शासक है मौर्य वंश के और गुप्त वंश के, आप उनके बारे में जानते हैं या नहीं। उनकी कोई विशेष व्यवस्था यदि रही है तो उनके बारे में आप जानते हैं या नहीं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था चाणक्य या कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अब वो अर्थशास्त्र क्या है, ये एक साहित्यिक स्रोत है और हमें इस साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी रखनी होगी। आप 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं की किताबें देख सकते हैं, आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उतनी जानकारी आपके लिए सफिशियंट है। फिर आप आगे जाएंगे और देखेंगे कि मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था, गुप्तकालीन प्रशासन कैसा था। आपको पढ़ते समय ध्यान ये रखना है कि दोनों तरह के प्रशासन में अंतर कहां है। समानताएं काफी हो सकती है लेकिन जो अंतर है वो आपके ज्ञान को दर्शाता है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों तरह के प्रशासनों में कहां पर मेजर डिफरेंस आया है। फिर आपको मौर्य और गुप्त काल के जो शासक है उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखना है। ये बहुत जरूरी है और इसमें से प्रश्न बनेंगे आपके। उस समय कला का विकास कैसे हुआ, मूर्ति कला का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से प्रधान मंदिर बने, मंदिरों की शैलियां उस समय कौन कौन सी थी, महल निर्माण की कला क्या थी। जैसे मेगास्थनीज ने बताया कि काष्ठ यानी लकड़ी के महल बनते थे। बाहर से जो इतिहासकार या लोग आए हैं उन्होंने मौर्य गुप्त काल के बारे में क्या लिखा है, पुरातात्विक स्रोत क्या है जो मौर्य काल की जानकारी देते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उस समय की संस्कृति कैसी थी, धर्म कैसा था, इस समय किस तरह से धर्म के अंदर विवाद पैदा हुए, किस तरह से नए नए मतों का आगमन हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। न कि वो सब चीजें जो आप गाइड्स के अंदर पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि वो चीजें पूछी जाए। हमेशा इतिहास के अंदर वो प्रश्न पूछे जाते हैं जो युग परिवर्तनकारी हो, यानी ऐसी चीजें जिससे आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव क्रिएट हुआ हो, वो इतिहास में आपसे पूछा जाता है। चाहे आप प्रिलिमिनरी एग्जाम दे रहे हैं या ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप मेंस या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर इसी के अंदर आप देखेंगे कि 600 और 1000 ईस्वी के बीच भारत की दशा क्या थी, किस तरह से बाहर के लोग आए, सांस्कृतिक समन्वय हुआ, बाहर के लोगों ने भारत में आकर क्या देखा और अपनी किताबों में क्या लिखा। उन किताबों के नाम और उनका विवरण संक्षिप्त में आपको ध्यान होना चाहिए, प्रश्न बनेगा। विदेशी लोगों के आगमन के बाद जब भारत के लोगों से मिले तो सांस्कृतिक समन्वय के क्या परिणाम हुए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आप आगे जाएंगे तो मध्यकाल आ जाएगा और इस मध्यकाल के बारे में आपको बहुत ज्यादा विस्तार से जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेजर चीजें पता रखनी है वो ये है कि भक्ति सूफी आंदोलन। अब ये छोटा सा एक शब्द आपके सिलेबस में दे दिया, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है भक्ति और सूफी संतों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनके द्वारा किए गए कोई ऐसे कार्य के बारे में जिसका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हो। इन 3 चीजों पर आपको भक्ति सूफी आंदोलन को सेंट्रलाइज्ड रखना है और फिर अध्ययन करना है। फिर आप आगे जाएंगे मध्यकाल में और आप देखेंगे कि मुगल राजपूत संबंध आपके सिलेबस में है। मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत वैसे तो बाबर से हो जाती है। बाबर और राणा सांगा आप अच्छी तरह जानते हैं। कहा जाता है कि सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। ये एक मत है, इसमें सत्यता कितनी है ये इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है। लेकिन हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो अकबर और राजपूतों के बीच है कि किस तरह से अकबर ने अपनी राजपूत नीति डेवलप की, उसकी राजपूत नीति के तत्व क्या क्या हैं, मेजर तत्व क्या हैं, और अलग अलग रियासतों के लिए उसने जो अलग अलग नीतियां बनाई, किस रियासत को किस तरह हस्तगत किया, ये आपसे पूछा जाता है। इस पर फोकस करें और इन चीजों के लिए आपके 6ठी से 10वीं तक की किताबें
पर्याप्त है। और ज्यादा पढ़ना है तो आप 11वीं की इतिहास देख लीजिए प्राचीन भारत के लिए, और 12वीं की इतिहास की किताब भी आप देख सकते हैं, सफिशिएंट जानकारी अवेलेबल है। फिर आप आगे जाएंगे कि मुगलों का प्रशासन कैसा था। अब यहां आप पर जो फोकस है वो मुगलों के केंद्रीय प्रशासन पर है। उनकी जो पद सोपान श्रृंखला है उसमें कौन कौन से पद थे, राजा के बाद वजीर होता था, फिर उसके नीचे सेनाध्यक्ष होता था, वगैरह वगैरह, इस तरह की एक लंबी हायरार्की है। तो वो स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको जब थोड़ा और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुगलों के समय में जो मध्यकाल है उस समय भारत की सामाजिक दशा कैसी थी, समाज में क्या बदलाव हुए। जैसे हमने देखा वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच समाज में हल्का सा बदलाव हुआ। फिर उसके बाद के जो समय है उस दौरान क्या बदलाव हुआ, खासतौर से 1000 ईस्वी से लेके और 1600 ईस्वी के बीच में जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस क्या क्या है। जाति प्रथा बढ़ी है या घटी है, विधवा विवाह का प्रचलन बढ़ा है या घटा है, औरतों की स्थिति ऊपर गई है या नीचे गई है। ये एक समग्र विश्लेषण है जो आपसे पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए। इस दौरान कौन कौन से सांस्कृतिक साहित्यिक विकास हुए, किस तरह की कलाकृतियां बनी हैं, इन पर प्रश्न बनेगा। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, आधुनिक भारत आ जाता है। और आधुनिक भारत में आप शुरुआत करेंगे कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई उसका भारत आगमन हुआ और औरंगजेब के काल तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी सी अपने मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन उनके निधन के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि उत्तरवर्ती जो 11 मुगल सम्राट हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो उतने ज्यादा मजबूत नहीं थे। तो उसके बाद किस तरह से अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी है ये आपको ध्यान रखना है। उन मेजर जो पॉइंट्स है समय के, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि अगर आपके सिलेबस को गौर से देखें तो इसमें सिर्फ ये बात कर रहा है कि अंग्रेजों की रियासतों के प्रति नीति कैसी थी। तो हम जानते हैं कि उनकी नीति जो है सर्वोच्चता पर आधारित थी। उन्होंने खुद को सदैव ही सर्वोच्च शक्ति माना है और बाकी रियासतों को अधीनस्थ माना है। तो ये नीति किस तरह से चली है, किस रियासत के साथ उन्होंने किस तरह से संबंध बनाए हैं, ये एक चर्चा का विषय है और ये आपको ध्यान रखना है जब आप किताब पढ़ें, इस पर प्रश्न बन सकता है। फिर आप आगे जाएंगे तो 1857 की क्रांति है। आपको इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि क्रांति के कारण क्या थे, क्रांति के परिणाम क्या है, इस क्रांति पर विभिन्न लोगों के मत क्या क्या है। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्रांति का आगाज कहां हुआ, अंत कहां हुआ, और राजस्थान में 1857 की क्रांति की दशा क्या थी। ये चीजें आपको इस क्रांति के बारे में ध्यान रखनी है। फिर आप आगे चले जाएंगे और देखेंगे कि अंग्रेजों के आने के बाद जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उस पर क्या प्रभाव पड़े, किस तरह से किसानों का जीवन दुर्भर हो गया, किस तरह से उनकी लगाम नीतियां दोषपूर्ण थी, उन नीतियों में क्या क्या दोष थे, किस तरह से गुमाश्ता पद्धति काम कर रही थी, किस तरह से हस्तकलाओं का विनाश तय हुआ, मशीनी माल आया, किस तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डैमेज हो गई। ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर आप थोड़ा और आगे जाएंगे और आप देखेंगे कि पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार। पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार के बारे में आपको स्ट्रिक्टली फोकस करना है भारत की उन विभूतियों के ऊपर जिन्होंने 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर भारत में समाज सुधार के कार्य किए। इसमें आप उन समस्त को गिनेंगे जिनका संबंध राजस्थान से किसी न किसी रूप में रहा है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, हम जानते हैं कि उनका निधन अजमेर में हुआ। उन्होंने किस तरीके से वेदों की और लौटों का नारा दिया और उनकी थीसिस क्या थी, उनके ग्रंथ क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका गांधीयन एरा, यानी राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेके 1947 तक। आपको ध्यान ये रखना है कि 1919 से पहले की जो परिस्थितियां हैं, जिसमें हम बंग भंग विभाजन को भी शामिल कर सकते हैं 1905 वाले को, उन पर इतना ज्यादा फोकस नहीं है। ज्यादा फोकस है 1919 से लेकर 1947 तक। तो हमें यह देखना है कि इस अवधि के दौरान किस तरह से महात्मा गांधी ने 3 बड़ी मूवमेंट चलाई, उन मूवमेंट के कारण क्या थे, उन मूवमेंट के बीच घटी घटनाएं क्या हैं, और तीसरी चीज, उन मूवमेंट के बाद भारत में क्या बदलाव हुए, अंग्रेजों की नीति में भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति में भी। और यहां आपको थोड़ा सा ध्यान भारत विभाजन पर भी देना है, क्योंकि 1947 आपके सिलेबस में है, किस तरह से इंडिया डिवाइड हुआ, उसके परिणाम क्या हुए और वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने सांप्रदायिकता को भारत में बढ़ावा दिया। ये है आपका इतिहास। जब आप राजस्थान के इतिहास में आ जाएंगे तो राजस्थान के इतिहास के लिए इस बार 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर राजस्थान शिक्षा विभाग ने जो किताबें चलाई है ये सफिशियंट है आपके लिए। ये बहुत अच्छी किताब है।
अगर ये नहीं है आपके पास और पुरानी 9वीं 10वीं की किताबें हैं तो वो भी सफिशिएंट है। इसमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान से क्या संबंध रहा है, आहड़ सभ्यता क्या है, भीलवाड़ा क्या है, बागोर क्या है, ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। सभ्यताओं की जानकारी रखते समय ध्यान रखना है आपको कि स्थान, वर्तमान जिला, उत्खनन करने वाले व्यक्ति का नाम, वे स्रोत जिनसे इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और आधुनिक इतिहासकारों का क्या मत है। ये 6 चीजें किसी भी सभ्यता का अध्ययन करते समय बेहद जरूरी है। इन्हीं में से प्रश्न बनता है। जनपद सिस्टम क्या था, किस तरह से राजस्थान के अंदर अलग अलग जनपद पाए गए जिनका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं जयपुर से लेकर और इधर सिरोही तक माना जा सकता है, जालोर तक माना जाता है। फिर आप और आगे जाएंगे तो इसमें राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन किस तरह से गति कर रहा था, यहां प्रजामंडल में से प्रश्न बनते हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन जो है ये आपको अच्छी तरह से करना है। इसके अलावा विभिन्न तरह के किसान आंदोलन, उनका सीधा संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से है। किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन से पृथक होकर नहीं चले, बल्कि साथ जुड़ते हुए चले। ठीक है, इनकी प्रकृति थोड़ी सी स्थानीय थी, लेकिन फिर भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और उन विभूतियों की जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने इन आंदोलनों को आगे बढ़ाया, चाहे वो साधु सीताराम दास हो या विजय सिंह पथिक हो। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप आगे जाएंगे तो इसके अंदर आपके आ जाएगा विरासत, संस्कृति इत्यादि। इन चीजों को पढ़ने के लिए आपको किलों की जानकारी होनी चाहिए। आप इसके लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि 6ठी से 8वीं की किताबों में जितने साहित्यिक ये सांस्कृतिक स्थल दे रखे हैं, इन सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी रखें। कौन सा सांस्कृतिक स्थल किस काल का है, किस शासक से संबंधित है, किस पंथ से संबंधित है, अगर मंदिर वगैरह है तो किस पंथ से संबंधित है, उसका निर्माण किसने करवाया, किस शैली में कराया, वहां से जुड़ी हुई कोई विशेष घटना, जैसे चित्तौड़ का किला है और वहां हमने देखा कि जौहर की घटना वहां जुड़ी हुई है, महारानी पद्मिनी की कथा वहां जुड़ी हुई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेले क्या है, त्योहार क्या है, ये सारी जानकारी 7वीं 8वीं की किताबों में आपको मिल जाएगी। अब मैं इसको शॉर्ट में समराइज करता हूं। नंबर 1, आपको उस इतिहास में उन समस्त स्थानों को ध्यान से पढ़ना है जो करंट अफेयर का हिस्सा रहे हों, यानी पिछले 6 महीने 8 महीने में वहां कोई उन स्थलों का नाम अखबारों में आया हो। अगर वो करंट अफेयर में रहे हैं तो उन पर प्रश्न बनेगा। अगर राजस्थान सरकार या भारत सरकार की कोई ऐसी नीति रही है जो उन स्थलों को या उन ऐतिहासिक चीजों को प्रभावित करती है तो वो परीक्षा में आपके 100% आएगा। तीसरा, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी स्थल की जानकारी रखेंगे, किसी भी स्थल की, चाहे वो किसी भी देश काल युग से संबंधित हो, आपको पता होना चाहिए उसकी जानकारी का स्रोत क्या है, उस स्रोत की प्रामाणिकता, उस स्रोत को देने वाले व्यक्ति का नाम, साहित्यिक स्रोत है तो, और अगर पुरातात्विक स्रोत है तो वो लोकेशन जहां वो पाया जाता है। इस तरह से आप इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, एक चीज याद रखिए, रिट का ये जो सिलेबस है ये कोई बहुत विशाल नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, उन्होंने इस सिलेबस को इतना ज्यादा एक्सटेंसिव करके दिखा दिया है कि बच्चे सोचें कि ये हम बिना कोचिंग की मदद के नहीं कर सकते। ऐसा कतई नहीं है। इस गलतफहमी को दिमाग में न पालें। आप इन्हीं बेसिक किताबों से अपनी तैयारी करें। और रहा सवाल ये कि क्या इन 5 खंडों पर हम अलग से तैयारी करेंगे, मैं प्रत्येक खंड पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा जो इन्हीं किताबों से लिया गया होगा, और उसमें उन्हीं जानकारियों को शामिल करूंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब 2 मिनट के लिए शांत होकर सोचिए, पुराने पेपर उठाइए और इस वीडियो को दूसरी बार देखिए और फिर उसके बाद उस पेपर को मैच कीजिए। आप पाएंगे कि सारे के सारे प्रश्न इसी रणनीति से आते हैं। इट्स ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।